नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हम कहते हैं कि महिलाएं आधारशिला होती हैं एक मजबूत समाज की, एक मजबूत देश की। बिना महिला सशक्तिकरण के हम किसी देश को सशक्त समझ ही नहीं सकते हैं। कहने को तो आज महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, पर ये सच्चाई धरातल पर कुछ और है और इसलिए महिला सशक्तिकरण में अभी भी काफ़ी काम होने की ज़रूरत है और यही काम कर रही हैं हमारी आज की मेहमान। ना ही सिर्फ महिला सशक्तिकरण को लेकर के बल्कि समाज सेवा को लेकर के भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत सालों से काम कर रही हैं हमारी आज की मेहमान पूनम पाठक जी। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। पूनम प्रकाश है, पूनम पाठक जी। पूनम प्रकाश जी, नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि समाज सेवा को लेकर के आप कब से काम कर रही हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? थैंक यू कीर्ति। मेरे अंदर समाज सेवा का बीजारोपण मेरे बाल्यकाल से ही शुरू हुआ, जिसको कि मेरे माता पिता ने रोपा था। जब मैं क्लास 7th में पढ़ती थी तब मेरे स्कूल में एक रोटरी क्लब की तरफ से चैरिटी के लिए फ़ंड कलेक्ट करने के लिए कुछ मेंबर्स आए थे। उनको कैंसर हॉस्पिटल के लिए फ़ंड की आवश्यकता थी जी। तो हम सभी बच्चों को एक एक मनी बॉक्स दिया गया कि हम लोग अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे उसमें जमा करके रोटरी क्लब को दें। हम भी मनी बॉक्स अपना लेके घर आए और बहुत खुश थे कि इसमें हम पैसे जमा करके किसी काम के लिए देंगे, जिसको कि हमारे पिता और माता दोनों ने ही बहुत सहायता की और बहुत हमको सपोर्ट किया। बहुत खुशी से मेरे पिताजी लॉयर थे। जब भी कोई क्लाइंट आता था उनके ऑफिस में तो हम चले जाते थे और अंकल कह के उनसे कुछ ना कुछ पैसे उसमें डलवा लेते थे और साथ साथ अपनी पॉकेट मनी से भी हमने उसमें पैसा जमा करके मनी बॉक्स को भर के टाइम पीरियड में हमने स्कूल में जमा किया। और मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी है कि उस समय हमने 35 रुपीज़ कलेक्ट किए थे और वो मेरे हाईएस्ट कलेक्शन था रोटरी को देने के लिए बच्चों की तरफ से अपने स्कूल में। यहाँ से हमारी सेवा की यात्रा शुरू हुई। जी। इंटरनेशनल इनर व्हील की भी आप एक सदस्य हैं, उनसे कैसे जुड़े और वो कैसे काम करती है? मेरी शादी 1987 में गिरिडीह में हुई। मेरे पति लॉयर हैं जी। उस समय गिरिडीह में कुछ महिलाएं इनर व्हील क्लब को स्थापित करना चाह रही थी। मेरी मदर इन लॉ की भी सोच बहुत सुलझी हुई थी और वो हमेशा समाज के प्रति वो भी समर्पित थी। तो उन्होंने मुझे इस संस्था का मेंबर बनने के लिए आगे बढ़ने का सपोर्ट किया और मैंने जब 1989 में इनर व्हील ज्वाइन किया उस समय मेरे साथ सभी आंटी चाची इस एज ग्रुप के लोग थे। मैं यंगेस्ट मेंबर थी जो कि एक पोस्ट पर थी और यंगेस्ट मेंबर थे मेरे समूह में, लेकिन पोस्ट पर मैं उस समय क्लब एडिटर के पोस्ट पर मैं थी और मैंने पूरे वर्ष बहुत लगन से काम किया और इनर व्हील को नज़दीक से देखा, अनुभव किया। और वो समय और आज का समय हम हर दिन 100 पान आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी भी हमको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हम क्या कर चुके हैं। हर पल आगे नया करने की सोच मेरी इस प्लेटफॉर्म से। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला जिसने हमें हर तरह का भय और माइक के सामने बोलने की, अपने अंदर की टैलेंट को बाहर निकालने की, अपनी सेवा की भावनाओं के लिए प्लेटफॉर्म दिया। और मैं इसके लिए इनर व्हील को की शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत दिल से चाहती हूँ कि इनर व्हील में हर महिला जुड़े और सेवा के मार्ग पर अग्रसर हो। जी। आपकी अपनी भी एक संस्थान है, सहाय सेवा संस्थान, उसकी स्थापना कब हुई और वो कैसे काम करती है? हमारे सहाय परिवार में बच्चे से लेके बड़े तक हर के मन में दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की हमेशा से सोच रही है। तो इसी सोच को देखते हुए हमने 5 वर्ष पूर्व सहाय सेवा संस्थान की स्थापना की और ये संस्थान समर्पित है मेरे पूर्वजों के लिए, मेरे दादा ससुर, मेरी दादी सास, मेरे सास, मेरे ससुर, और उन्हीं को समर्पित करते हुए उनकी
पुण्यतिथि और उनकी बर्थडे के दिन हम लोग एक विशेष कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि गांव के लोगों के को हर केवल, लेकिन ये काम हम सिर्फ गांव लेवल पर करते हैं अपने सहाय सेवा संस्थान से, क्योंकि हमको लगता है उनको हमारी सहायता की अधिक आवश्यकता है। और इसमें विशेष रूप से हम मेडिकल चेकअप, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, तो हम मेडिकल चेकअप वगैरह करवाते हैं बुज़ुर्ग लोगों का। उनको चेकअप करा के खाली नहीं छोड़ते हैं, उनका इलाज करवा के, उनका हर सॉल्यूशन निकाल के, और इसमें सहयोग करती है मेरी बहू डॉक्टर अंकिता राय जी। दूसरी तरफ मेरी माँ को संगीत से बहुत प्यार था, तो हम गांव के बच्चों को संगीत और भजन में इन्वॉल्व करके उसमें से टैलेंट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म देके हम आगे बढ़ने का मौका दे सकें। मेरे दादा ससुर एक लॉयर थे, उनको समर्पित है कि गांव में जिन लोगों को कोई लीगल समस्या है उसके लिए हम किस तरीके से उनका लिए ब्रिज का काम कर सकें। और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा सब लॉयर हैं, और उनकी मदद से हम इस लीगल प्लेटफॉर्म के लिए उन लोगों को हर तरह की मदद करवाते हैं। सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से जो भी नियम कानून बनते हैं उसको उन लोगों को हम एक्सप्लेन करते हैं, ताकि वो लोग अपने हक के लिए खड़े हो सकें और अपने हक के लिए लड़ सकें। जी। इसके साथ ही आप सहाय सेवा के तो आप मेंबर हैं, इसके साथ ही आप इनर व्हील के भी मेंबर हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी आप मेंबर हैं। उसमें क्या काम होता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट की संस्था है जी। उसमें भी सेवा से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, और उसमें मासिक पत्रिका निकलती है जिसमें कि हम लाइफ मेंबर हैं। और इंटरनेशनली ये जो संस्था चल रही है उसमें हम लोग बहुत कम फंड से भी बहुत काम कर सकते हैं जी। और विशेषकर हम लोग उसमें देखते हैं कि किन लोगों को अपने टैलेंट से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो उनको पहचानते हैं और उनसे कुछ बातचीत करके उस मैगज़ीन में हम लोग प्रिंट करवाते हैं। इसमें मेरी मौसी सास ज्ञान कुमारी अजीत ने ही सबसे हमको इसमें मेंबर बनाया जी। और वो इलाहाबाद में रहती हैं। उनकी देखरेख में हम सेवा का जो भी काम करते हैं वो उस मैगज़ीन में निकलवाती हैं, ताकि लोग देख सकें कि किस तरीके का हर क्षेत्र में काम हो सकता है। और हम उसके लिए अपने शहर में बैठक करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं कि किसके क्या प्रॉब्लम है और हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा शौक़ और मेरी ज़िंदगी सेवा के लिए समर्पित है। तो हर प्लेटफॉर्म से हम सेवा की ही कार्य कर रहे हैं। जी। महिलाओं को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए आप कई तरह की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं, तो क्या कुछ ट्रेनिंग्स आप प्रोवाइड करते हैं, क्या कुछ गुड्स आप बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं? इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन मेरी संस्था गिरिडीह लेवल पर है। वैसे तो इनर व्हील अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व की सबसे बड़ी महिला संस्था है, और हमारा बिहार झारखंड मिला के डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 कहलाता है, जिसके हम पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं जी। और 2014-15 में हमने एज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपने संस्था को सर्विस दी थी जी। इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन जो हमारे गिरिडीह शहर का क्लब है, इसमें हम लोगों ने अभी तक 3 संरक्षण सेंटर बनाए हैं, एक जो कि मेरे घर पर चलता है और 2 गांव में चलते हैं जी। संरक्षण सेंटर में हमने पहले जो टीचर है उस टीचर को ट्रेनिंग दिलवाई, सिलाई कढ़ाई, बड़ी बनाना और अचार बनाना, कैंडल बनाना। उसके बाद उसको हमने सारी सामग्री उपलब्ध कराई, मशीन उपलब्ध कराई, सामान रॉ मटेरियल सारा उपलब्ध कराया जी। उसके बाद उसको हमने कहा कि आप अपने अंडर में लड़कियों को, आसपास की लड़कियों को ट्रेनिंग भी दीजिए और प्रोडक्शन भी कीजिए जी। मटेरियल हम सप्लाई करते हैं, हमारे मेंबर सप्लाई करते हैं, कपड़ा देते हैं, उसमें पेटीकोट, ब्लाउज़, रुमाल, नैपकिन्स, पिलो कवर्स ये स्टिच करते हैं वो लोग। फिर उसकी मार्केटिंग के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हमारा मटेरियल पहले तो डोर टू डोर 1 to 1 हमने मार्केटिंग करी, मेंबर्स ने पहले ख़रीदा,
फिर हमारे परिचित ने खरीदा। अब हमने 2 शॉप में उसको संरक्षण सेंटर के नाम से दे दिया है, वो सेल करेंगे। उससे जो भी इनकम होगी उन लड़कियों में जो कि इसको तैयार कर रही हैं, वो इनकम उन लोगों को दे दी जाएगी। कॉस्ट प्राइस हम लोग रख लेंगे ताकि हम आगे फिर उन लोगों को और मटेरियल उपलब्ध करा सकें, जिससे आज हमारे एक संरक्षण सेंटर में 30 लड़कियों की जीविका चल रही है, जिसके लिए हमारे क्लब को बहुत ही गर्व और खुशी है कि हम आज उन लड़कियों की मदद कर पा रहे हैं जिनके पास पैसा कोई किसी को मांगने से नहीं देता है जी। पैसा खुद कमाना पड़ता है। और आर्थिक सुदृढ़ता अगर आपको चाहिए जी। तो आपको खुद काम करना होगा। ये मेरा हर लड़की से गुजारिश है कि आप अपने पैर पर खड़े होने के लिए ही काम कीजिए। इसी उद्देश्य से एक संरक्षण सेंटर हमने गिरिडीह शहर से 15 किलोमीटर दूर एक खुर्जियो गांव में भी स्थापित किया। वहाँ पर भी यही सेम काम हो रहा है। वहाँ पे भी अब तक 15 लड़कियाँ सीख के और ट्रेनिंग लेने के बाद अपना माल तैयार कर रही हैं। उस सेंटर की भी मार्केटिंग हमको अब करनी है जी। एक हमारा इनर व्हील क्लब गिरिडीह पल्स है जो कि यंग बच्चियों का है, वो भी हमारी देखरेख में चल रहा है जी। उनके तरफ से हमने पनाह नाम से ये सेंटर खोला है जी। उसमें छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज में हैं उनको बेसिक स्टिचिंग और बेसिक दिया को कलर करना, कैसे कलर कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, ये अभी जस्ट हम लोग ने स्टार्ट किया है। उसकी मार्केटिंग भी हम लोग दिवाली तक करेंगे ताकि उन लोग के लिए भी एक पॉकेट मनी उनके पास आने लगे। वो पढ़ने जाती हैं लेकिन कभी कभी लड़कियों के पास कमी होने की वजह से वो अपनी कुछ किताबें नहीं खरीद पाती या कुछ स्टेशनरी नहीं खरीद पाती। इसके लिए वो सेंटर हमने स्टार्ट किया। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, आप एजुकेशन में भी बहुत काम करती हैं। बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ जो वृद्ध लोग हैं उनके एजुकेशन के लिए भी आप काम कर रही हैं, तो उस विषय में जानना चाहेंगे। देखिए, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हमने तो एक समान बीज लगाया था लेकिन कुछ पौधे क्यों मर गए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहती हूँ कि आज शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से भी, एनजीओज की तरफ से भी, लेकिन हम लोग बच्चों और लड़कियों पर फोकस करते हैं कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा उनको स्कूल भेजते हैं, साइकिल प्रोवाइड कराते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम के तहत बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। लेकिन वास्तव में जब तक उनके पेरेंट्स जो कि उनके घर पर हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक वो बच्चों को पढ़ने के लिए आगे निकलने नहीं देंगे। तो मेरा प्रयास इसी सोच के साथ था। हमने एडल्ट लिटरेसी सेंटर स्टार्ट किया जिसमें गांव के करीब 20-25 लेडीज़ और जेंट्स दोनों शिक्षा के लिए आते थे। मेरे घर सहाय निवास पर ये सेंटर चलता था और मैं ही शिक्षिका थी और वो लोग घर का काम करके आते थे 11 बजे और 12:30 तक अपना लंच के पहले वो लोग शिक्षा के लिए, चूँकि मैं बहुत प्यार से और बहुत इंस्पिरेशन के साथ उनको पढ़ाती थी इसलिए उनको आने की इच्छा होती थी कि हम जाएंगे दीदी के घर तो वो हमको अच्छी शिक्षा देंगी। किताबी शिक्षा के साथ साथ हमने उनको व्यवहारिकता भी सिखाई, साफ सफाई भी सिखाई, घर की स्वच्छता भी सिखाई, पर्सनल हाइजीन भी सिखाया। और मुझे बहुत खुशी है कि जब मेरे साथ पढ़ने के बाद करीब 4-5 बैचेस पढ़ने के बाद जब समय आया गांव में इलेक्शन का जी। सेंटर पड़ा, पोलिंग बूथ पर मैं भी गई वोट देने, वो लोग भी आए और बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स दौड़ के आए, दीदी आज हमने हस्ताक्षर किया, अंगूठा नहीं लगाया। वो पल मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था क्योंकि हमने उनको छोटा आ बड़ा आ से पढ़ना सिखाया था और आज वो सिग्नेचर कर सक रहे हैं, बैंक में अकाउंट खोलना सिखाया। अब उनको शिक्षा की वैल्यू समझ में आई, तब उन्होंने अपनी बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए परमिशन दी और उन लड़कियों को भी हम समय समय पर गाइड करते रहते हैं। वो लोग पढ़ती कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन कोई भी दिक्कत आने से वो मेरे पास आती हैं। रेगुलर मेरे पास 3-4 बच्चे आते रहते हैं कि दीदी हमको इसमें हेल्प कर दीजिए, नोट्स बनवा दीजिए, तो हम हमेशा रेडी रहते हैं क्योंकि शिक्षा ही जीवन का सबसे अमूल्य अंग है। शिक्षित मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसी सोच के साथ हम अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। जी बिल्कुल।
और आप जो जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रही हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी समझ में जेंडर इक्वालिटी क्या है? जेंडर इक्वालिटी शब्द बहुत बड़ा सा है जी। अगर हम उसको सिंपल तरीके से समझें, हमारे घर में जब एक बेटा एक बेटी या दो बेटा दो बेटी जो भी है, भाई बहन जो होते हैं, पेरेंट्स की सोच, हमारा समाज ही ऐसा जटिल बना हुआ है कि आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। जी। हम जितनी भी सशक्तिकरण की बात कर ले, महिला सशक्तिकरण की, एक समय आने पर, एक स्टेज आने पर हम जो है पुरुषों से के अंडर में हो ही जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो जब हमारे घर में बच्चे छोटे होते हैं, लड़के या लड़कियां, तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए कि हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम जाओ क्रिकेट खेलो और तुम्हारी बहन हमारी हेल्प करेगी। नहीं, आप दोनों बच्चों को समान तरीके से समझाइए कि अगर झाड़ू भी लगानी है तो दोनों लगाएंगे, क्योंकि दोनों को आपने खुद जन्म दिया है और दोनों का मस्तिष्क, मन और शारीरिक संरचना कुछ चीज को छोड़कर एक समान है। जी। तो हम क्यों नहीं अपने आप से ही बच्चों को ये शिक्षा दें कि लड़का लड़की में अंतर नहीं है, दोनों बच्चे मिलके काम करें, माँ बाप का हाथ बटाएं, फिर क्रिकेट भी खेलें, लड़कियां भी खेलें, कंचे भी खेलें, पतंग भी उड़ाएं, क्यों नहीं लड़कियां कर सकती हैं। तो ये सोच सबसे पहले, इसीलिए हम हमेशा एडल्ट लिटरेसी पर जोर देते हैं, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो ये बातों को वो समझ सकेंगे। और जेंडर इक्वालिटी शुरू होती है घर से ही। अगर आज लड़की को उसका भाई कहे कि बहन तुम भी काम कर लो, हम लोग दोनों मिलके खेलेंगे, या वो लड़का अपने माँ बाप को कहे नहीं हमारी दीदी या हमारी छोटी बहन ही क्यों काम करेगी, मैं भी काम करूँगा और दोनों मिलके काम करेंगे, फिर हम लोग दोनों पढ़ाई करेंगे, दोनों खेलेंगे। ऐसी सोच के साथ अगर हम अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो वो स्कूल जाने पर भी लड़के लड़की में कभी अंतर नहीं होगा। वहाँ भी वो उसको उसी दृष्टि से देखेंगे, कॉलेज में उसी दृष्टि से देखेंगे, वर्क प्लेस पर उसी दृष्टि से देखेंगे। आज अगर एक लड़का कंपनी का सीईओ बनता है या मैनेजर बनता है, बहुत खुशी होती है सबको, सब जितने भी वहाँ के वर्कर्स हैं, सब एम्प्लॉयज़ हैं, जाके बधाई देते हैं, बहुत खुश होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे मेल एम्प्लॉय हो या फीमेल एम्प्लॉय। लेकिन अगर कोई लेडी सीईओ बनती है तो जेंट्स लोग के मन में हेजिटेशन होता है कि क्यों हम उनको जाके बधाई दें, वो तो एक लेडी है, वो क्या कर सकेगी, बन तो गई सीईओ, कैसे बन गई, हो सकता है किसी सोर्स से बन गई हो। ये सारी परिकल्पना जब आदमी करता है, उसके पीछे उसकी परवरिश है, उसकी सोच को ही इसी तरह ढाला गया है कि वो कभी गद्दी पर, सिंहासन पर एक लेडी को बैठे हुए, जबकि इतिहास गवाह है कि हमारे इतिहास में अनेक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने राज भी चलाया है, देश भी चलाया है, प्राण की आहुति भी दी है जी। लेकिन फिर भी आज भी हम बहुत संकुचित मन से देखते हैं, लोगों के मन में ये इच्छा नहीं होती है कि हम लड़कियों को उच्च पद पर देख सकें जी। आज अगर एक लड़का गाड़ी चलाता है रोड पर, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो गलती भी करेगा तो हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया होगा। अगर लड़की गाड़ी चला रही है, अगर उसने गियर चेंज करने में या कट करने में कोई गलती की तो उसको देखो एक लड़की गाड़ी चला रही, बेकार लड़कियां गाड़ी चलाती हैं, उनको तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, आता ही नहीं है। ऐसी सोच को बदलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक स्वस्थ समाज की ओर अपना अगला युग ला सकेंगे। इसके लिए हमारा अपना प्रयास है। हमने गिरिडीह में करीब 7-8 स्कूल्स में जेंडर इक्वालिटी के ऊपर सेमिनार्स, अवेयरनेस टॉक कराए, छोटे छोटे नाटक करवाए बच्चियों से, इंस्टेंट टॉपिक्स देकर उनसे कहा कि आप इसके ऊपर डिबेट बोलिए। उन बच्चों की सोच यहाँ पे जो है वो उनके मन से बाहर आई और हमको बहुत खुशी है कि लड़के भी इस बात को समझ रहे हैं और लड़कों को हमने कन्विंस कराया है। और अब जब सेकेंड राउंड उनके स्कूल में जाएंगे तो हम क्विज़ कराएंगे और करा के देखना चाहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर उनको मेरी बात कहाँ तक समझ में आई। और ये मेरा हर मंथ चलते रहेगा, जहाँ तक हम संभव कर पाएंगे कुछ हद तक अपने समाज के बच्चों को ये सोच ला देंगे कि हर लड़का लड़की एक समान होता है। और अभी हम लोगों ने
ट्रांसजेंडर के ऊपर भी काम किया। जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ हमको ट्रांसजेंडर भी तो देखना होगा, जी, जी। क्योंकि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आज भी समाज में अच्छी नज़र नहीं है। जी। और बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो ना तो माँ जानती है ना पापा जानते हैं कि वो बॉय या गर्ल नहीं है। इसमें ना उसकी गलती है ना पेरेंट्स की गलती है, लेकिन सफ़र कौन करता है? वो बच्चा। जी। और बच्चे को सफ़र कराने में सबसे बड़ा योगदान होता है दुख देने में पेरेंट्स का। पेरेंट्स अपने उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते समाज के डर से, जी। और समाज के डर से जब हम अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते और हम उसको छोड़ देते हैं तो उसके साथ तो गलत ही होगा। फिर वो भीख मांगे या डांस करे या किसी संस्था में जाके जुड़ जाए, फिर पेरेंट्स तो पलट के नहीं देखते। तो हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स को ही कन्विंस कराओ कि आप अपने घर पर इसको रखो। जी। आप उसको एक रूप दे दो, या तो लड़के का रूप दे दो या लड़की का रूप दे दो। तो आपको क्यों प्रूफ करना है कि हमारा बच्चा ट्रांसजेंडर है? जी। और उसको उसी रूप में आगे बढ़ने दो। नहीं होगी शादी, शादी इज़ नॉट द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एनीथिंग। जी। तो हमको शादी नहीं होगी, वो अपनी जीवन को अकेले आगे जी सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या दोनों मिक्स हो। आप मान के चल सकते हो इस तरीके से। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आज हम लोग के रेलवे स्टेशन पर 2 काउंटर होते हैं, एक मेल एक फीमेल। टिकट कलेक्ट कर जहाँ से टिकट हम लोग कलेक्ट करते हैं। ट्रांसजेंडर कहाँ खड़े होंगे? ना मेल पे खड़े हो सकते हैं ना फीमेल पे खड़े हो सकते हैं। सेम चीज़ टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट्स के लिए है। तो उनकी इस डिमांड को हम लोग को पूरा करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रयास कर रही हूँ अपने गिरिडीह शहर में रेलवे स्टेशन पर एक ट्रांसजेंडर के लिए अलग काउंटर बनवाने का। अगर वो पूरा हो जाएगा तो मैं समझ सकूंगी कि मैं कुछ अपने समाज के लिए कर पाई। जी। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो एक पक्ष ये भी आता है जहां लोग कहते हैं कि इतना इक्वालिटी तो आ चुका है, हमारी राष्ट्रपति भी महिला हैं और हर एक फील्ड में औरतें तो हैं ही, तो अब फेमिनिज्म की क्या ज़रूरत है? इस पक्ष को आप कैसे देखती हैं? अभी भी हमारी राष्ट्रपति तो महिला बन गई, लेकिन अगर लेडीज़ को इक्वल समझते हैं लोग जी। और ऐसा कहना चाहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि इक्वल माना जाए इनको, या वो तो अब इक्वल हो गई हैं तो उनको इस टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले जहां 100% लेडीज़ को इक्वल नहीं माना जाता था, आज 10% लेडीज़ इक्वालिटी पर पहुंची हैं। मेरे समाज में 90% लेडीज़ अभी भी इक्वालिटी पर नहीं है। जी। आज अगर हम रात में घर से निकलते हैं तो बेटा निकलता है तो माँ बोलती है बेटा ठीक से जाना, टाइम पर आ जाना। जी। बेटी निकलती है तुम भाई को लेके जाओ या किसी मेल मेंबर को लेके जाओ या स्टाफ जाएगा या पापा छोड़ के आएंगे। जब हम अभी भी इसी सोच में जी रहे हैं तो कहाँ हमने इक्वालिटी की बात अभी कर पाए हम लोग? कहीं नहीं कर पाए ना, क्योंकि अगर हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि मेरी बेटी भी सुरक्षित जाएगी और सुरक्षित आएगी। टाइम का बॉन्डिंग दोनों बच्चों के लिए एक समान होना चाहिए। लड़के के साथ भी कोई हादसा हो सकता है, ठीक है, लड़की एक ही चीज़ में कमज़ोर है ना, लेकिन उसके लिए लड़की को हमको सशक्त बनाना होगा, उसकी मेंटालिटी को चेंज करना होगा, उसको सेल्फ डिफेंस का कोर्स कराना होगा, जूडो कराटे सिखाने होंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और एक दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब लड़कियाँ समानता का अधिकार मांगती हैं जी, तो एट द सेम टाइम रिजर्वेशन क्यों मांगती? कोई भी चीज़ मांग के नहीं लेनी चाहिए, लड़ के लेनी चाहिए, हक से लेनी चाहिए। हम समानता की बात भी कर रहे हैं और हम रिजर्वेशन भी चाहते हैं, तो फिर ये तो मेरे अनुसार ये, मैं इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करती कि हमको इतना रिजर्वेशन हर जगह मिल जाए, नहीं मिलना चाहिए। हम जब समानता की बात करते हैं तो फिर हमको समानता से पुरुष के साथ खड़े होकर उस पोस्ट के लिए, उस जगह के लिए जाना चाहिए। ये मेरी सोच है। जी,
महिलाओं की समानता की जब हम बात करते हैं और उनको कहते हैं कि घर से निकलकर काम करिए, तो वहाँ पे एक सेफ्टी का इशू आता है। उस पर भी आपने चर्चा की कि उसके लिए भी आप अपनी बच्चियों को सिखाइए, सेल्फ डिफेंस के क्लासेस वगैरह दिलाइए। महिलाओं में भी एक पिछड़ा वर्ग है जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं, जो डायन प्रथा से पीड़ित हैं, या फिर हो सकता है एसिड अटैक या किसी तरीके के असॉल्ट से पीड़ित हैं। उन महिलाओं को आप मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या कुछ कर रही हैं? उसके लिए भी सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है जी। हमारे गांव के पास भी जिस गांव को हमने गोद लिया, उस गांव में भी ये प्रथा हमको देखने को मिली। हमने अपनी आंखों से देखा। सबसे पहले तो उन लोगों को हमने उस अंधविश्वास से पूजा की तरफ मोड़ा जी। कि आप मंदिर चलो, मंदिर में पूजा करो, शांत मन से पूजा करो। भगवान की पूजा करने से तुमको अपने आप में शक्ति आएगी। और महिला तो एक अपने में ही दुर्गा का रूप है जी। उसके अंदर हर तरह की शक्ति है। तो जब हमने ऐसा प्रयास किया, और हमें बहुत खुशी भी है कि बहुत सारी महिलाओं का अंधविश्वास खत्म हुआ है। और पहले ही हमने कहा कि हम पूरे देश को या पूरे शहर को नहीं बदल सकते हैं, शहर के एक हिस्से को बदल सकते हैं। मेरा प्रयास उसी पर है। और उस गांव के लेडीज़ को हमने बुलाया। जब हम एडल्ट लिटरेसी क्लास चलाते हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, तो उन औरतों और लड़कियों को हम बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं और धर्म से संबंधित बातें बताते हैं कि क्यों तुम्हारे ऊपर ये डायन नहीं बन सकती हो, तुम्हारे ऊपर भूत नहीं चढ़ सकता है, या किसी ने भी तुमने भूत को देखा है? तो वो लोग बोलती नहीं, हमने नहीं देखा। हम जब बहुत गुस्सा में होते हैं तब मेरे गांव वाले या मेरे पति या मेरे ससुराल वाले हमको बोलते हैं कि इसके ऊपर भूत आ गया, इसलिए ये इतना गुस्सा कर रही है। जी। तो हमने कहा गुस्सा का कारण आपका क्या है? तब उन्होंने बताया कि मुझे मायके नहीं जाने दिया जाता है, 2 साल 3 साल हो गया, और हर वक्त हमको से काम कराया जाता है और हमको ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता है, या कभी कभी मेरे चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है। तब हम जब बहुत गुस्सा करने लगते हैं तब इसको इन लोग भूत का या कह देते हैं इसके ऊपर देवी आ गई है। जी। जब मैंने देखा कि जब ये कहा जाता है कि इसके ऊपर देवी आ गई या भूत, तो या तो लोग डरने लगते हैं हमसे और या मेरी पूजा करने लगते हैं कि इसके ऊपर देवी आ गई हैं। तो हमको लगा कि ये चीज़ अगर हम अपना लेते हैं तो हम उस त्रासदी से बच जाएंगे जी, जो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। तो गाँव में भी आप प्रशिक्षण देती हैं, लोगों को समझाती हैं कि डायन प्रथा से किस तरीके से आप अपने आप को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करने के लिए। पूनम प्रकाश जी महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हर एक स्टेप पर महिलाओं को ना ही सिर्फ प्रशिक्षण देने से लेकर के उनकी गुड्स की मार्केटिंग तक की हर एक तरीके की सहायता करती हैं। और इसी तरीके से हर हफ्ते हम किसी न किसी तरीके से जो समाज में पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहे हैं, ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएँ की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।